नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री का एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि DSP म्यूचुअल फंड की स्कीम है। ऐसा नहीं है कि ये पहली कोई बैंकिंग सेक्टर को एलोकेट करती हुई म्यूचुअल फंड स्कीम है। इससे पहले भी कई म्यूचुअल फंड कंपनीज की ऑलरेडी स्कीम है। इसके अलावा अगर कोई भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम जो होती है वो 30 से 40% इक्विटी सेक्टर का वेटेज जो है वो बैंकिंग सेक्टर में वेटेज रखती ही रखती है, एलोकेशन रखती ही रखती है, क्योंकि बैंकिंग ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि हर इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का एक बैकबोन है। ऐसी कोई भी आपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं मिलेगी जिसमें ये बैंकिंग का एक्सपोजर नहीं होता। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये स्पेसिफिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। अब इस स्कीम में कई बार ये भी अपने को समझना बहुत ज़रूरी है कि बैंकिंग का मतलब केवल प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक्स नहीं होते। बैंकिंग के अंदर बैंक्स आते हैं, NBFC कंपनीज आती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आती है, कैपिटल मार्केट आता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज आती है, फिनटेक कोई कंपनी है वो भी आती है, एक्सचेंज आते हैं, डिपॉजिटरीज आती है। तो बैंकिंग का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और बैंकिंग का एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैंकिंग की इंडस्ट्री ने, बैंकिंग सेक्टर ने हमेशा एक GDP को आउट परफॉर्म किया है, नॉमिनल GDP को, अर्थव्यवस्था की। अगर आप डेटा से देखते हैं तो नॉमिनल GDP जो है वो 12% से ग्रो किया लास्ट 15 ईयर्स में, और बैंक्स ने 12% से ग्रो किया, NBFC ने भी 16% से ग्रो किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने 15% से, कैपिटल मार्केट ने भी करीबन 15% से, फिनटेक कंपनीज ने भी 15% और डेबिट कार्ड कंपनीज ने 19% से ग्रो किया कंपाउंडेड रिटर्न के हिसाब से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर कंपनियों ने 14-15% की रेंज में ग्रो किया। इसका मतलब ये होता है कि अगर 15% से कोई कंपनी ग्रो करती है तो 5 साल में पैसा डबल हो जाता है, और अगर 12% से कोई कंपनी ग्रो करती है तो 6 साल में पैसा डबल होता है। लेकिन यह जर्नी एकदम डेस्टिनेशन स्मूथ नहीं रहा, बम्पी राइड रहा, उतार चढ़ाव रहे, रिवॉर्डिंग रहा लेकिन चैलेंजिंग भी रहा। और ये डेटा से भी मालूम पड़ता है। अगर किसी ने जनवरी 2004 के अंदर 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो वो सितंबर 2023 आते आते करीबन 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो गया और 17% का CAGR रिटर्न आया। लेकिन ये CAGR रिटर्न केवल सीधा नहीं आ गया, इसमें आप देखें डिमोनेटाइजेशन भी हुआ, लीमेन ब्रदर्स जैसे क्राइसिस भी आए। यानी चैलेंजिंग तो रहा, बम्पी राइड रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट 10 ईयर्स की, लास्ट 10 ईयर्स के अंदर निफ्टी से अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ निफ्टी 50 से, तो जो बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंडस्ट्री सेक्टर है उसने हमेशा आउट परफॉर्म किया है लास्ट 10 ईयर्स में। आप जो ये ब्लू लाइन देख पा रहे हैं ये बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस सेक्टर की है जो हमेशा ऊपर रही, 100% बीट किया। और जो आप वाइट लाइन देख पा रहे हैं ये चार्ट में, ये निफ्टी 50 की है जिसने हमेशा बैंकिंग इंडेक्स को, बैंकिंग सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि मेरे पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंसी रहे, यानी रिटर्न लगातार बनता रहे, उतार चढ़ाव कम रहे। तो उस बात पे भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री जो फंड है वो खरा उतरता है। अगर किसी इन्वेस्टर ने पिछले 7 साल के टाइम इन्वेस्टमेंट होराइजन रखा और 12% रिटर्न की उम्मीद रखी तो 90% ऐसा चांस हुआ कि उस फंड ने, निफ्टी एंड फाइनेंशियल सर्विस टोटल रिटर्न इंडेक्स ने ये रिटर्न डिलीवर किया। जबकि अगर मैं रिटर्न निफ्टी की बात करूं तो वो केवल 52% ही ऐसा मौका आया। यानी 7 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन, 12% का रिटर्न, 10 में से 9 बार जो है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री ने दिया, जबकि निफ्टी ने 10 में से केवल 5 बार दिया। अब बात करता हूं, अगर मैं कोई इसको इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरिजन करें पीयर इकोनॉमी से जो कि डेवलप कंट्रीज हैं, आज आपको मालूम है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। USA, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद में अभी हमने कुछ समय पहले ही UK को पीछे छोड़ा है। तो अगर उन कंपैरिजन करें कि वहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर का क्या हाल है और इंडिया में क्या है, तो इंडिया में बहुत बड़ा काम होना बाकी है। अगर आप डेटा से देख पा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड पर एसेट्स परसेंटेज टू GDP
इंडिया में जीडीपी का केवल 16% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर 16% ही है जीडीपी का, और यूएसए के अंदर 140% है। यानी देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसका 140% लोग पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में आता है। चाइना में 18%, जापान में 48%, जर्मनी में 75%, यूके में 78%। तो इंडिया में बहुत बड़ा काम अभी होना बाकी है। यह केवल अमृतकाल की केवल शुरुआत है। अब मैं बात करता हूँ डीएसपी म्यूचुअल फंड का, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर फंड है, उस फंड के अंदर क्या रिस्क एसोसिएटेड है। तो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है। कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क का मतलब होता है कि पोर्टफोलियो फोकस्ड पोर्टफोलियो होगा। केवल 20 ही स्टॉक ऐसे होंगे, 20 ही शेयर्स के अंदर ये पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, और यह केवल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क रहती है। दूसरी, हाई वोलेटिलिटी और ड्रॉ डाउन की रिस्क है, यानी उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेगा। ड्रॉ डाउन यानी गिरावट के चांसेस भी रहेंगे। अंडर परफॉर्मेंस भी शॉर्ट टर्म के अंदर इक्विटी स्कीम से कर सकता है। यह जो डीएसपी की एक स्कीम है, इसमें अगर असेट एलोकेशन की अगर मैं बात करूं, तो असेट एलोकेशन में इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम 80 to 100% रहेगा, और रिस्क प्रोफाइल वेरी हाई रहेगा। इक्विटी से रिलेटेड अदर इंस्ट्रूमेंट यानी अदर देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में 20% तक जा सकते हैं। डेट और मनी मार्केट में 20% जा सकते हैं, और रिट और इनविट के अंदर भी 10% पैसा जा सकता है। इस फंड की अगर मैं बात करूं एग्जिट लोड की, तो कोई एग्जिट लोड नहीं है। आप जब चाहो पैसा डाल सकते हो, जब चाहो निकाल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसको ट्रेडर की तरह बिहेव करना है। आपको इन्वेस्टर बने रहना है, और इन्वेस्टर जब भी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है तो एक लंबे टाइम के लिए टाइम होराइजन के साथ करता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ का किया जा सकता है। मिनिमम 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बेंचमार्क की अगर मैं बात करूं, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क है। रिस्कोमीटर की मैं बात करूं, तो ये वेरी हाई कैटेगरी के अंदर रिस्कोमीटर है। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल में उतार चढ़ाव काफ़ी रहेंगे। यह स्कीम सब्सक्रिप्शन के लिए 20 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक करीबन 15 दिन के लिए ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। अब मैं बात करता हूं कि इस स्कीम को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। आज इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।